देखो, पावर क्वेरी में आपने देखा था कि जो आपका एक्सेल है वो एक्सेल नॉट लिमिटेड टू द एक्सेल, मतलब वो अलग अलग डेटा सोर्सेज को भी आप यूज कर पा रहे हो। अलग अलग डेटा सोर्स का मतलब ये होता है कि मान लो डेटा आपका CSV फाइल में हो, चाहे टेक्स्ट फाइल में हो, इवन PDF में भी हो, चाहे ऑनलाइन भी हो, तो आप वहाँ से भी डेटा फेच आउट करा सकते हो इन SQL एक्सेल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो कॉपी और पेस्ट नहीं करने की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डेटा सोर्स से आप एक कनेक्टिविटी दे रहे हो और उस कनेक्शन के थ्रू वो डेटा पास होके और एक्सेल में वो डेटा आता रहेगा, और जो भी आपको रिपोर्टिंग्स करनी है, कुछ भी करना है, वो डेटा वहाँ पे आके एकदम मतलब सीमलेस यूज करोगे। आपको लगेगा कि मैं लाइव डेटा के साथ वर्क कर रहा हूँ, मतलब लगेगा कि एक्सेल के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, बट वो डेटा आ रहा होगा किसी डिफरेंट से। तो जब आप मतलब इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो नॉर्मली लोग यही कहते हैं कि मैं एक्सेल के साथ में डेटा को मैनिपुलेट करता हूँ, जो भी ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग होती है वो चीज़ें करता हूँ। बट आप इंटरव्यू में ये चीज़ें नहीं बोलोगे, आप इस चीज़ को थोड़ा इलेबोरेट करके बोलोगे कि हम जो डेटा है मल्टीपल डेटा सोर्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन एंड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे वो डेटा चाहे SQL में हो, चाहे एक्सेल में हो, चाहे CSV में हो, चाहे वन ड्राइव में हो, चाहे गूगल ड्राइव में हो, कहीं से भी हो, उस डेटा को आप यहाँ पे ला सकते हो कनेक्शंस के थ्रू। तो देखो यहाँ पे डेटा में जब आप जाते हो तो यहाँ पे गेट डेटा के साथ बहुत सारे कनेक्शंस मिलते हैं आपको। ये लगभग मुझे लगता है कि कम ही है इसमें भाई, नहीं यार ज़्यादा होते हैं लगभग, फिर भी यार 100 के आसपास इसमें अलग अलग डेटा सोर्सेस मिल जाते हैं, 100-150 के आसपास। तो देखो यहाँ पे जो है फ्रॉम, ये चीज़ें आप लोग देख चुके हो, ये XML एंड JSON, ये प्रोग्रामिंग का टर्म्स होता है। आप XML के डेटा को देखना चाहोगे तो गूगल करके देख लेना, टैग लग के आता है, HTML के जैसा कुछ होता है। फोल्डर आपने देख लिया है। ये शेयर पॉइंट, तो देखो शेयर पॉइंट क्या है, शेयर पॉइंट एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। तो शेयर पॉइंट एक्चुअल में क्या होती है कि जैसे मान लो आपका कोई गूगल ड्राइव है, अब गूगल ड्राइव सर्वर पे चलता है, सर्वर पे चलता मतलब ऑनलाइन चलता है, आप उसके साथ कोई कनेक्टिविटी कैसे दोगे, क्योंकि आप कनेक्टिविटी देते हो किसी फाइल्स के साथ, तो उसे क्या करते हैं, उसे ना अपने ड्राइव के साथ सिंक कर लेते हो। तो जैसे देखो मेरे में, आपके भी कंप्यूटर में होगा, जब वन ड्राइव दिखता होगा ठीक है भाई, ये वन ड्राइव का एक फोल्डर होगा, ये फोल्डर आपकी पीसी में होगा, ये फोल्डर मेरी पीसी में है, इसमें जो भी फाइलें होंगी वो फाइलें मेरी ऑनलाइन भी खुलेंगी। तो ये जैसे मेरा मान लो ये है, कोई भी एक फाइल मैं ओपन कर रहा हूँ मैं, एंड जैसे सपोज मान लीजिए मैं ये चीज़ें ओपन कर रहा हूँ, मैं XLOOKUP भी ओपन करूँ मैं, या कुछ और भी होगा, चलो ये वाला ओपन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये चीज़ें मैंने डिलीट कर दी, अभी सिंक नहीं हुआ, आई थिंक कनेक्शन मेरा ब्रेक हो चुका है यहाँ से। चलो इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट फाइल है एक, इस ये यहाँ से हट चुका है, दिखा रहा मैं, अगर आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से करूँगा। वन ड्राइव है ही नहीं भाई, वन ड्राइव मेरा इसके साथ लिंक, ये मेरा वन ड्राइव, देखो जो वन ड्राइव सिंक हो रहा है, अभी साइन इन कर दूंगा, जो सिंक होने लगेगा, तो ठीक है। अब देखो भाई ये सिंक हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मेरी सिंक होनी शुरू हो चुकी है। अब जो भी मेरी मतलब कि गूगल ड्राइव का जो मेरा लॉगिन है, जो उसके साथ सिंक होके अब यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। देखो जिस पे टिक टिक मार्क बन रहा है ना, वो सिंक होने लगी है। इस बात का मतलब ये है कि जैसे ये पिक्चर्स है, ये पिक्चर एक्चुअल में मेरे इस पीसी पे नहीं है, इस पीसी पर उसका एक रेफरेंस है। इसे खोलोगे आपको पता नहीं लगेगा कि आपके पीसी पे है या नहीं है। जैसे देखो ये मकबरा करके कोई फोटो है, मैंने कभी फोटो ली होगी, अब ये फोटो मेरे पीसी पर खुल रही है, ये सही बात है कि मेरे पीसी पे खुल रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें मेरे पीसी पे है,
बट ये एक्चुअल में मेरे पीसी पे नहीं है, ये आ रहा है मेरे गूगल के सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव से आ रहा है। अब देखो ये चीज़ अगर मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट में प्रोफाइल ओपन करूं तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी, दिखाई देगी। वन ड्राइव, तो देखो ये मेरी सारी फाइलें हैं, ठीक है। ये फाइलें देखो यहाँ पे ना, एक्चुअल में वो फाइल यहाँ पे है, लेकिन अब एक्सेल को इसके साथ सिंक कराना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट आपको एक ड्राइव देता है, उस ड्राइव को डाउनलोड करोगे, एज अ सॉफ्टवेयर ट्रीट होगा। अब इसमें जो भी चीज़ें पड़ी है ना, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू ऑनलाइन है, तो ये चीज़ें एक्सेसिबल होगी। अब जैसे सपोज मैं कहूँ, जैसे ये वाली फाइल है एक्सेल की, ये फाइल अभी मेरे लिए एक्सेसिबल है, इसे कोई और खोलेगा, मैं चाहता हूं कि ये फाइल इसी फाइल पे दीक्षा भी वर्क करे, अलग अलग शीट्स में हर कोई अपनी सेल्स की एंट्री करे। तो अब इस टाइम में दीक्षा या आकाश आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फाइल अभी तक मेरे पास थी। अब जैसे ही मैंने इसे ड्राइव पे भेजा, अब ये ग्लोबल हो जाएगी। मैंने आपको ये वाला पाथ दे दूंगा, मैं इसका पाथ में शेयर कर दूंगा भाई, कि ये है, ये वाली पाथ है। अब आप ओपन करोगे, इसमें आप भी लिख सकते हो, अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स इसमें लिखोगे। अब देखो शेयर ड्राइव पे है, तो ये हर किसी के ड्राइव में ये चीज़ें एक्सेस करी जा सकती है। तो फायदा ये होगा ना कि एक ही सीट है, हर कोई अपनी दिन में जितना जो काम करता है उस सीट में अपनी रिपोर्ट्स भरता है। और ये मेरे फोल्डर में है, तो इसे मैं आराम से मैं इस एक्सेल के थ्रू या किसी दूसरे एक्सेल के थ्रू एक्सेस करके मैं उसकी रिपोर्टिंग्स बना सकता हूँ मैं ईजिली। मेरे लिए कोई चैलेंजेस नहीं होंगे, है ना, क्योंकि मेरे लिए जो ट्रीट होगा, ये वाली फाइल एज ए लोकल फाइल ट्रीट होगी, नॉर्मल सिंपल, तो मैं इसे रिपोर्ट्स बना सकता हूँ मैं। तो डिफरेंट सोर्सेस का मतलब यही हुआ कि आप यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है, अगर मैं इसे आपको यहाँ क्लाउड पे ओपन करके दिखाऊं, तो ये चीज़ें अगेन बुक वन वाली है ना, बुक करके है, ठीक है। यही चीज़ें मैं अगर यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें दिखाई पड़ेगी आपको। अब जो चीज़ें वहाँ पे करोगे ना अपडेट, इसमें कुछ चीज़ें लिखोगे ना, तो उसका अगर मैं इसे देखो जैसे सेव करूँगा ना, आप देखोगे फिल्टर यहाँ से हट चुका है, अब वहाँ पे खुला हुआ है। तो ये बोला है कि किसी और ने भी खोला, इसे क्लोज करता हूँ एंड देखो इसे मैं करता हूँ डिस्कार्ड माई चेंजेस, और मैं फिर से सिंक करने की कोशिश करूँगा एंड आई होप कि ये चीज़ों का असर यहाँ पे भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ से मैं फिल्टर हटा रहा हूँ, मैं क्लियर फिल्टर किया एंड नाउ मैं यहाँ से सेव किया मैंने, और आप देखोगे कि इस पे जो भी खोलेगा ना उसको भी इसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अब की बार हमने फिल्टर हटाया है, तो यहाँ पे फिल्टर हटना चाहिए था, देखो फिल्टर हट गया। लास्ट टाइम में जो फिल्टर होके कुछ ही रो दिखाई पड़ रही थी। तो इसको एक टाइम पे एक ही लोग ओपन कर सकते हैं, लाइक नहीं, इसे मल्टीपल लोग ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल लोग एक बार में, राइट? हाँ, लेकिन रीड जब इसमें राइटिंग करोगे कुछ ना, तो एक बार में एक ही पर्सन राइट कर पाएगा। देखो यहाँ पे रिटर्न के लिए व्यू ओनली बोल रहा है ना, वो भाई देखो सपोज मान के चलो दीक्षा आपने ओपन करी, अभी के लिए मान लो इसमें इतनी रिकॉर्ड्स लिखी पड़ी हैं, 70 रिकॉर्ड्स हैं। अब जिसने पहले ओपन किया है उसके पास तो एडिटेबल फॉर्मेट में होगी कि उसमें मान लो उसने 10 रिकॉर्ड भरे, कंट्रोल एस किया, दूसरा लड़का भी ओपन किया, अभी मान लो सेम टाइम में आपने भी ओपन किया, मैंने भी ओपन किया, तो भी 72 रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं। आपने यहाँ पे 10 रिकॉर्ड एंट्री करी, मैंने 15 रिकॉर्ड एंट्री करी, तो जो बाद में करेगा उसका पुराने वाले रिकॉर्ड्स के ऊपर ओवरराइड करेगा ना, डेटा का लॉस होगा ना। तो इसीलिए ये एक पर्सन ही रीड मोड में खोल पाए, राइट मोड में खोल पाएगा, बाकी पर्सन के लिए ये रीड ओनली मोड होगा। लेकिन जैसे ही मैं मतलब कि क्लोज करूंगा, आपके पास राइटिंग का कंट्रोल चला जाएगा। बट खाली इसमें डेटा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो आप इसमें, बाकी जो भी चीज़ें ऑपरेशन करनी है, कॉपी ओपी करना, तो वो तो कर ही सकते हो, उससे कोई डेटा लॉस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स बनाओगे, चीज़ें ऑटोमेट करोगे कि जिनकी सबकी प्रोडक्शन है ना, यहीं पे हर किसी को बोल दोगे कि भाई ये शेयर ड्राइव पे आप अपनी प्रोडक्शन डालो, और आप अपने यहाँ से पावर क्वेरी के थ्रू सबके रिकॉर्ड को कंसोलिडेट कर लोगे कि इतनी इतनी प्रोडक्शन करिए, इसने इतना इतना किया है। अदरवाइज मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो हमारा मैनेजर कहता था कि आप लोग मेल पे भेजो, मैं सबकी ईओडी रिपोर्ट्स बनाऊंगा, आज किसने कितना काम किया।
तो एक बार आपने इसे बस पावर क्वेरी के थ्रू कर दिया आपने, बस इसकी मतलब कि जो भी मतलब फॉर्मूलाज करनी है या कुछ भी करना है पावर क्वेरी के थ्रू, नेक्स्ट टाइम में आपको करना नहीं पड़ेगा, खाली रिफ्रेश करोगे, पीवट टू पिवट जो भी रिपोर्ट्स बननी सारी रिपोर्ट्स बनी बनाई मिलेंगी आपको, है ना आकाश? हाँ सर, वो लास्ट अपडेट टाइम में होता आपने रहता है देखे हर थे। रिफ्रेश में। और अदरवाइज जो मेल पे भेजते हैं आपको हर रोज उनके सारे फाइल को ओपन करोगे मेल से एक्सेल को, फिर कॉपी करोगे अपनी एक्सेल में पेस्ट करोगे, फिर पीडीएफ बनाओ सॉरी पीवट बनाओगे, चार्ट्स बनाओगे, फिर मैनेजर को भेजोगे। नहीं, आपको पावर क्वेरी के थ्रू एक बार कर देना है, बस खाली आके रिफ्रेश करना है और वो आपको लाइव डेटा मिलेगा। जैसे वो अपने डेटा में कोई रिपोर्ट इंसर्ट करेगा, आप रिफ्रेश करोगे आपके यहाँ पे आ जाएगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि तुम मेल में भेजो। और यहीं पे आप अपनी भी जो भी बना रहे हो ना उसे भी शेयर कर सकते हो इसी ड्राइव में डाल के, तो वो भी अपने रिकॉर्ड्स को वैलिडेट कर लेगा कि जो आपने रिकॉर्ड्स बनाए हो वो रिकॉर्ड सही से कैप्चर हो रही है या नहीं। कल को आपसे डिस्प्यूट नहीं करेगा, नहीं तो बोलेगा कि हमने मतलब कोई प्रोसेसिंग है कोई ऑपरेशन में वो कोई टास्क किया है, बोलेगा आपसे कि मैंने 10 किया था, आपके रिपोर्ट्स में 8 ही क्यों उठे। हो सकता है उसकी भी गलती होगी, गलती कुछ भी कर सकता है वो, जैसे होता है ना कि कई बार मान लो, अब सपोज मान लीजिए जैसे कि मैं मान लो ये वोटिंग को नंबर्स को काउंट कर रहा हूँ, वो ये मान लो आईडी है उसकी, अब आईडी उसने भरना भूल गया हो या गलत भरा हुआ आईडी नाम भरा, तो आप रिपोर्ट्स बना रहे हो आईडी के बेस पे, अब आईडी गलत है या कुछ और है तो आपके रिपोर्ट में नहीं रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप उसे जब ये बातें बोल दोगे ना कि हमारी रिपोर्ट्स तुम खुद अपनी क्रॉस चेक कर लिया करो, कल की मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो जब आप रिपोर्ट्स बनाओगे इसी ड्राइव में आप भी रखना, इसी फोल्डर में किसी एक फोल्डर में, तो वो क्रॉस चेक करेगा, कल को नहीं होगा तो आपको वो ब्लेम नहीं करेगा। आप कह सकोगे कि मैंने तो बोला था, तुमने चेक नहीं करी तो तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड्स गलत है। तो चेक करेगा, अपना आपको बताएगा कि अच्छा जी मेरा रिकॉर्ड्स गलत है, जैसे सही करेगा रिपोर्ट्स, अपने डेटा को आप रिफ्रेश करोगे कैप्चर हो जाएगी, फिर से कुछ नहीं करना कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके से आप बना सकोगे कि लिमिटेड नहीं है इसका स्कोप कि आप खाली एक्सेल के साथ ही प्ले आउट करोगे, इसके साथ आप जैसे चाहो वैसे करो ना। फर्दर ये तो अपने एक और है जिसे आप डेटाबेस के साथ भी इसे इंटरेक्ट करवा पाओगे। तो देखो आकाश, आप मतलब एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करोगे और मैं बता दूंगा कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, नहीं तो किसी की हेल्प ले लेना। तो आप SSMS में ओपन कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आपको ये बात पता होना चाहिए कि कुछ है नहीं, ईजी है एकदम प्रोसेस। एंड एक्चुअल में ना जो वन ड्राइव ना हमेशा सिंक करता रहता है, जो डेटा खाता है, इसीलिए ना मैंने इसे बंद करके रखता हूँ, डिस्कनेक्ट करके रखता हूँ मैं यहाँ पे। आप इस पे जाके इसे डिस्कनेक्ट कर सकोगे, ठीक है। आप यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे आने के बाद ये ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के लिए, और यहाँ पे आके अनलिंक कर दोगे ना तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसका फ़ायदा जो है कि जो ग्लोबली दिखेगा, कहीं आप अपने पीसी पे नहीं हो, कोई भी रिपोर्ट्स देखनी है तो उस फोल्डर में जो भी फाइल पड़ी है आप देख लोगे। चलो ठीक है, नाउ एक डेटाबेस दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो एक अलग एप्लीकेशन है, इसके डेटा को भी अगर आप चाहो SQL सर्वर में सॉरी एक्सेल में कैप्चर करना है तो कैसे कैप्चर करोगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल्स है, वहीं सुपर स्टोर वाला ही टेबल्स लेता हूँ मैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखा है आपने पर्सन नहीं पीपल है, पीपल। तो जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से ना टेबल का नाम लिखोगे जो, तो वो टेबल का नाम ये लिखना पड़ता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है पीपल, तो पीपल लिखा आपने। दूसरा वाला आपका टेबल है ऑर्डर्स, तो उसके लिए भी लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम का मतलब होता है डिस्प्ले कराना, और ऑर्डर वाली टेबल को आप डिस्प्ले करा रहे हो। ये एकदम एग्जैक्ट मीनिंग्स नहीं है, एक्चुअल में स्टार का मतलब जो होता है कि सारे कॉलम्स दे दो, अदरवाइज पर्सन रीजन जितने जितने कॉलम चाहिए कॉमा कर करके सारे कॉलम्स का नाम लिखोगे। तो मैं सारे कॉलम्स बोल रहा हूँ, मतलब स्टार बोल रहा हूँ मैं, तो सारे कॉलम्स मुझे दे रहा है। तो इस डेटा में देखो ये वही वाली सुपर स्टोर वाली डेटा है जो अभी तक आप देखते आए हो एक्सेल में। तो इसमें यहाँ पे 999 यानी कि 9994 रोज का डेटा है। अगर ये डेटा आपकी एक्सेल में ना हो तो यहाँ पे ये डेटा पड़ी रहेंगी।
क्योंकि जो मेरा SQL सर्वर है ये एक्सेल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बहुत सारे इसके पास फीचर्स हैं, सिक्योरिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑटोमेशन है, तो इसलिए हम डेटा यहाँ पे रखते हैं। और जो मेरा एक्सेल है वो एक्चुअल में 10.5 लाख से बड़ा रिकॉर्ड्स वो हैंडल करने में चैलेंजेस आती, मतलब सीट पे आप स्टोर नहीं कर पाते हो, तो हम वो चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो इस डेटा को हमें SQL में कॉल करानी होगी, तो दो बातें हमें देखो ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मेरे डेटाबेस का नाम है यहाँ पे जो ऊपर दिखाई पड़ता है, अदरवाइज ये डेटाबेस का नाम आपको यहाँ पे भी दिखाई पड़ता है, वीकेंड करके है। ये मेरे डेटाबेस का नाम है वीकेंड, टेबल का नाम है ऑर्डर, और ये सर्वर एक चाहिए होता है, किस सर्वर से कनेक्ट करोगे, तो ये मेरा सर्वर का नाम है, ठीक है। एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करोगे तो जहाँ पे जो डेस्कटॉप हाइफन लिख रहा है वो IP एड्रेस लिखा होता है, कुछ और फर्क नहीं होता है, बस इतनी सी बात होती है। क्योंकि ग्लोबल लेवल पे आप काम करते हो, दुनिया के किसी भी सर्वर से कनेक्ट करनी होगी तो आपको IP एड्रेस चाहिए होता है, और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड भरा जाता है, यहाँ पे नहीं भरा जा रहा है क्योंकि हम विंडोज ऑथेंटिकेशन में। विंडोज ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जिस पासवर्ड से मैं अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करता हूँ उसी पासवर्ड से मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा हूँ मैं, तो विंडोज की सिक्योरिटी से जो लॉगिन करने के लिए मुझे अलाउ करा। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो यहाँ पे SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो आपको यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा, उसी से लॉगिन करोगे। तो जो सर्वर नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मैं जो कमांड लिख के अपने डेटा यहाँ पे लाए हो ना, यही कमांड आप एक्सेल में भी फॉलो करोगे। तो ये मेरा एक्सेल है, हमने यहाँ डेटा में आए और देखो डेटाबेस है वो, तो आप यहाँ पे कहोगे ये फ्रॉम सर डेटाबेस, तो मेरा डेटाबेस का नाम है SQL सर्वर, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखो इसका नाम है SQL सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे आए, हमने गेट डेटा में गए और डेटाबेस में बोला SQL सर्वर, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे MS एक्सेस से करना होगा तो MS एक्सेस से करोगे। ओरेकल करके बहुत सारे डेटाबेस है दुनिया में, SAP है, तो जिससे चाहो कनेक्ट करना उससे करो। तो मैं SQL सर्वर से चल रहा हूँ कनेक्ट करने। अब जो विंडो आएगी भी खुल के एक आपके सामने, ठीक है। तो देखो जो सर्वर नाम पूछ रहा है, तो सर्वर नेम देना आपको जरूरी है। डेटाबेस आपके लिए ऑप्शनल है कि आप दो चाहे मत दो, लेकिन ये आगे जरूर पूछेगा डेटाबेस का नाम, अगर अभी नहीं दे रहे तो आगे पूछेगा, तो मैं अभी दे देता हूं। मैं मेरे डेटाबेस का नाम है वीकेंड, जिससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ओके कर दोगे तो इस डेटाबेस के सारे टेबल्स को दिखाई देगा कि कौन सा सेलेक्ट करना है, या एडवांस में जाके यहीं पे आप यहाँ पे लिख दो। तो मैंने ये डेटाबेस का नाम कॉपी किया, ये पूरा क्वेरी, और उठा के दे दिया, क्योंकि इसी से तो मेरी ये टेबल आ रही थी ना। खाली टेबल का नाम लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा, ये लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। और यहाँ पे आप मिनट में टाइम दे दोगे, लाइक जैसे मैं मान लो यहाँ पे दे देता हूँ 2 मिनट। इस बात का ये मतलब हुआ कि सपोज मान लो अगर जिस सर्वर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अगर वो सर्वर अवेलेबल ना हो या डाउन चल रहा होगा, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से, तो ये 2 मिनट के बाद मेरा कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर नहीं दोगे टाइम ये वाला, तो ये आपका एक्सेल ना बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और आपके एक्सेल को ये बिजी रखेगा। तो उस टाइम पे आप कुछ और नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कोशिश करेगा कनेक्ट होने की। तो आप ये टाइम ध्यान से देना, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा मत देना, नहीं तो आपको कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो जो वेट करवाएगा फालतू में। तो मैं 2 मिनट देता हूँ कि 2 मिनट में कनेक्ट हो जाओ तो ठीक, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर देना कनेक्शन। अब मैं ओके करता हूँ मैं। अगेन फिर से देखो, अब इसके बाद पावर क्वेरी की विंडो खुलेगी आपके सामने, सेम वही पुरानी वाली चीज़ें। इसके आगे तो आप जानते हो, है ना। आप लोड कराना चाहो लोड करा दो यहीं से, अदरवाइज कुछ ग्रुपिंग करना है, जो बातें करनी है आप ग्रुपिंग जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है करके ले जाओ। तो मैं ग्रुप बाई करके दिखा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस पे मैं आपको ग्रुपिंग दिखा रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज नहीं, रीजन और प्रोडक्ट वाइज मैं दिखा रहा हूँ कि कितना कितना हमने जनरेट करा है सेल्स। तो ट्रांसफॉर्म में चले आइएगा, इधर ही कहीं ग्रुप बाई का ऑप्शन दिखा था मुझे, ये है ग्रुप बाई, पहला है, ठीक है। ग्रुप बाई लिया हमने, तो हम एडवांस में जाएंगे, हम पहला ग्रुपिंग करवाएंगे भाई रीजन वाइज। दूसरा एक और ग्रुपिंग ले रहे हैं प्रोडक्ट वाइज, कि किस प्रोडक्ट पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। चलो कैटेगरी ले लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे सम लूँगा, मैं सम करवा रहा हूँ मैं प्रॉफिट को। मैं यहाँ पे करता हूँ टोटल प्रॉफिट।
एक और ले लेता हूँ मैं एवरेज सेल्स ले लेता हूँ मैं। एक और कह देता हूँ मैं टोटल सेल्स। आगे समझ लूंगा, जो बना बनाया फंक्शन है, हमने कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, क्लिक ओके। बस आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब लोड कर दो आप अपने एक्सेल में। ये एक्सेल में आ रही है। अब देखो बना बनाया रिपोर्ट्स आपको मिल रहा है। अब इसी पे मन करे आपको चार्ट्स बनाना है या इसके अगेन भी आपको पीवट वर्ड बनाना है तो इस पे बना सकते हो, इतने पे पीवट वर्ड आपको जो मस्त लगे। आपका डेटा पड़ा होगा सिक्वल सर्वर में, पड़े रहने दो। तो अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होगी वो यहाँ पे आएगा आपका रिपोर्ट्स, जो भी चीज़ें स्टेप्स अपने फॉलो किया पावर क्वेरी में, तो उसके जरिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे आते रहेंगे। सो मेरा सिंपल ये शो करने का था कि आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज को किस किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, इंटरव्यूअर को अच्छे से आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है। बाकी जब ये मतलब इंटरव्यू देने लगोगे तो मैं कुछ डेटा लेके आऊँगा। हो सकता है मैं एक दो दिन में मैं आपको डेटा दिखा दूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या क्या काम करते हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं, तो इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना आसान रहेगा। ठीक है। या आपने कुछ मतलब की तैयारी करे होंगे तो आप एक ओवरव्यू बता देना, उसी में मैं कुछ ऐड ऑन करवा दूंगा कि इंटरव्यूअर को क्या क्या बोलना है, कि कैसे कैसे आप वर्क करते थे, कैसे कैसे नहीं करते थे। ठीक है। सुनाओ, देखो ये अभी पावर क्वेरी का इतना था, इसके अलावा मुझे लगता है कि दैट्स एनफ, बट फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप बताना, चीज़ें बताऊंगा मैं। देखो अच्छा एक्सएमएल बोल रहा था मैं, तो देखो एक्सएमएल में कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, ये एक्सएमएल में कुछ ऐसे ही डेटा होगा, जो टैग लग लग के रहता है, टैग लग लग के रहता होगा। अब ये प्रॉपर डेटा है नहीं, नहीं तो अगर इसे इसमें ओपन करूँ मैं ब्राउज़र में तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जैसे साइंड है तो इसकी वैल्यू है 32, ये एक टैग के नाम से है, तो यहाँ पे हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट लेकिन ये जो वेब डेवलपमेंट होता है उसमें ये यूजफुल होता है, हम इसमें डेटा स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं टेम्प्रोरली। चार्ट्स के नाम से कहाँ है यार?
चार्ट के नाम पे। चार्ट 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 चलो ठीक है भाई, ये मिल गया चार्ट। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैं ये विजिबल है प्रॉपर या नहीं विजिबल है? सर विजिट देखो समझ लो, आगे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा मैं। देखो ये चार्ट है, इस चार्ट में क्या है कि जो डंडे हैं ना, ये जो बार है, बार हॉरिजॉन्टल है, ये बार चार्ट बोलेंगे। ये कॉलम है। अब यहाँ पे जो डंडे हैं ना, ये वर्टिकल है। ये दोनों चीज़ें सेम है, खाली बस इतना ना फर्क है कि इसमें जो डंडा है हॉरिजॉन्टल है, इसमें वर्टिकल है एज ए पिलर कॉलम, तो इसलिए इसे हम कॉलम चार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, ये बार चार्ट, ये कॉलम चार्ट। मीन्स इसमें जो नंबर है, अब इसमें अगर वर्टिकल है तो नंबर शो अप कर रहे हो वाई एक्सिस पे, और जो लेबल है उनको शो कर रहे हो आप एक्स एक्सिस पे। एंड इसमें क्या है, इसमें जो नाम है यानी जो प्रोडक्ट है या आइटम, उनका जो नाम है, लेबल है, आप शो कर रहे हो वाई एक्सिस पे, और जो वैल्यूज है वो शो कर रहे हो बार के थ्रू एक्स एक्सिस पे फ्लो आउट हो रही है, जैसे 48% एंड सो ऑन। जो स्टैक चार्ट है, स्टैक चार्ट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अभी जैसे आगे एग्जांपल्स में मैं बताऊंगा। ये क्लस्टर है, ये दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, थोड़ा फर्क है अपीयरेंस का, आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये भी चीज़ें वही हैं, इसमें आप वैल्यूज में दिखा रहे थे, इसमें आप ये चीज़ें वैल्यूज में दिखाते हैं, इसमें वो चीज़ें परसेंटेज में दिखाते हो। इन दोनों में नंबर्स में शो कर रहे हैं, इसमें परसेंटेज में शो कर रहे हैं, वही दोनों चीज़ें हैं। ये स्टैक है, ये आपका पाई चार्ट है। पाई चार्ट का मतलब एक सर्कल है जिसकी जितनी सेल्स हो रही है उसी सर्कल को कम ज़्यादा करके आप एडजस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने सेल करी है 10 और आपके फ्रेंड ने सेल करी है 20, तो 10 एंड 20 हो जाएगा 30, एंड 30 के बेस पे आप रेशियो निकाल लोगे। तो जैसे अगर आप 10 सेल कर रहे हो, 10 डिवाइडेड बाई 30, तो यानी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है 33% के आसपास होगा आउट ऑफ 100, है ना? हाँ सर। और तो आपका जो गोला बनेगा वो 30% का हिस्से वाला गोला बनेगा। बाकी आपके फ्रेंड का जो गोला है वो 70% का एरिया मतलब ऑक्यूपाई करेगा। किसी और ने भी, एक और ने सेल कर दी है 10 की, तो अब देखो अब 40 पे उसका कंट्रीब्यूशन निकलेगा, यानी 10 डिवाइडेड बाई 40, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जिन लोगों ने 10-10 की सेल करी है उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा भाई 10 डिवाइडेड बाई 40, 25% का दोनों का हो जाएगा। बाकी वो अकेला कर रहा है 30 का या जो कुछ भी है, तो उसका कंट्रीब्यूशन उसके हिसाब से बनेगा। 20 का या जो कुछ भी होगा 20 ही करेगा, 10-10 आप दोनों करो तो उसका 20, तो उसका 50% ऑब्वियसली। तो ये सर्कल में हर एक का हिस्सा अपने आप ऑक्यूपाई होता रहेगा एडजस्ट करके कैलकुलेशन के थ्रू। ये लाइन चार्ट है, तो लाइन में वो चीज़ें किस तरीके से शो करोगे वो चीज़ें हैं। ये भी ग्राफ, ये सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। बाकी देखो ये आपको डोनट चार्ट, ये भी पाई चार्ट ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि बीच में खाली होल होता है, इसे होलो बोलते हैं, इसी को डोनट चार्ट बोलते हो। और बाकी ये भी पाई चार्ट ही है, पाई चार्ट का एक रूप है और कुछ नहीं है।
ये रडार चार्ट, और ये आपको रडार चार्ट यूज नहीं करनी, ये हमारे सेंस में नहीं यूज होती है। ये परेटो भी चार्ट भी डेटा साइंस का पार्ट है। ठीक है, ये वाटरफॉल, हाँ आप यूज करोगे वाटरफॉल, बता दूंगा मैं। हिस्टोग्राम ये भी यूज करोगे, ये ठीक है। यहाँ पे देखो चार्ट्स है, पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ने का मन करे तो एक्सप्लेन कर दूंगा, एक ही बार में याद हो जाएगी। बट ये देखो आपके इंटरव्यू का पार्ट्स नहीं होता है, फिर भी आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए। अगर वो इंटरव्यू में पूछेगा कि व्हाट्सअप पाई चार्ट, तो आप एक्सप्लेन कर लेना। पाई चार्ट्स में हम टोटल के अकॉर्डिंगली हम उनका रेशियो या कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, आउट ऑफ टोटल कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये पाई चार्ट अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। सिमिलरली अगर वो कॉलम चार्ट और बार चार्ट में डिफरेंट बोलेगा, तो अब बता देना कि कॉलम चार्ट जो मेरा तो वर्टिकल होता है, बार चार्ट मेरा हॉरिजॉन्टल होता है, और हम जो चीज़ें शो करते हैं वैल्यूज, वो बार के फॉर्मेट में शो करते हैं। बाकी ये चीज़ें आप आगे देखो। यहाँ पे कॉम्बो चार्ट का मतलब ये होता है कि एक ही में दो दो चार्ट्स आप शो कर रहे हो। जैसे होता है ना कॉम्बो ऑफर, कि टूथपेस्ट के साथ मंजन फ्री, सॉरी टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, तो वो एक कॉम्बो ऑफर है। साबुन के साथ शैम्पू फ्री, तो दो चीज़ें मिला के या मल्टीपल चीज़ें मिला के एक साथ दूसरी ऐड हो रही हैं, ऐड ऑन, उसी को हम कॉम्बो बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही, एक चार्ट के साथ दूसरा चार्ट आप शो करोगे। तो ये चीज़ें तो अभी दिखा रहा हूँ मैं, अभी लाइन चार्ट लाइन के फॉर्मेट में शो। ठीक है, चलो अच्छा एग्जांपल्स के थ्रू मैं एक एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ने का मन करे तो कोई नहीं, आपको चीज़ें एग्जांपल से समझ आ जाएगी। नीचे मैंने, अच्छा नीचे नहीं दिया मैंने, चलो ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ भाई। कॉलम चार्ट से, ठीक है, हाँ चलो कॉलम चार्ट से मैं शुरू कर रहा। मैं यही मेरा डेटा है, मैं इसे वैल्यूज में, चलो ठीक है यही डेटा है, यहीं से कंसीडर करते हैं और इसे हाइड कर देते हैं। तो देखो पहली बात तो मैं यहाँ पे, अगर मैं रीजन की मैं बात करूँ या कोई एक ही कैटेगरी लो, या इसका पीरियड बनाऊँ मैं रीजन के बेस पे, तो मैंने रीजन लिया यहाँ पे और टोटल सेल्स को रीजन के बेस पे मैंने शो आउट करा दिया। तो मैं देखो पीवट के थ्रू ले रहा हूँ मैं, आपको पीवट के थ्रू नहीं लेने का मन करे तो नॉर्मल डेटा अपने से एंट्री कर लेना। और मैं यहाँ से डेसिमल वैल्यू हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो ये मेरा हेडर है। अब देखो ये हेडर नहीं पहचान पाएगा, कभी कभी में भी हो सकता है, वैसे पहचान तो लेता है। तो बोल्ड कर दोगे तो मोस्टली ये गारंटीड है पहचान लेगा। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में आता हूँ, देखो यहाँ पे चार्ट्स दिख रहा है, ये रिकमेंडेड चार्ट्स हैं और ये कुछ बने हुए चार्ट्स हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स बनाने के लिए आपको हमेशा डेटा चाहिए होता है, डेटा रहेगा तभी वो रिकमेंड कर पाएगा। बाहर और रहेगा तो रिकमेंडेड में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, एरर दे देगा। बाकी ये सारे चार्ट बिना रिकमेंडेड के ही बन जाएंगे, ब्लैंक लोगे तो ब्लैंक भी बन जाएगा। अब माउस यहाँ पे मैंने रखा था, कोई डेटा नहीं तो बन गया, बाद में डेटा भर दिया जा सकता है। तो रिकमेंडेड पे रहोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। रिकमेंडेड पे हूँ मैं और मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये चार्ट्स रिकमेंड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये रिकमेंडेड वाला टैब है, ये वाला टैब है, ऑल चार्ट्स वाला टैब है। तो ऑल चार्ट्स में सारे टैब्स दिखाई पड़ेंगे। मैं पहले बात करता हूँ कॉलम चार्ट्स की। तो देखो कॉलम चार्ट्स में काफ़ी सारे टाइप्स हैं। ये आपका नॉर्मल कॉलम चार्ट्स है, ये वाला जो है आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट है। तो देखो नॉर्मल पे क्लिक किया तो आपको ये चीज़ें रिव्यू में शो कर रहा है। अदरवाइज ये डिफरेंट कलर में लेना है तो डिफरेंट कलर में ले लो, आपकी मर्जी है। दोनों में कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे देखोगे जो ब्लू वाला है आपको पता नहीं लग रहा है किसका है, तो एक अलग से लीजेंड लगा के दिया है, छोटा छोटा हिंट, सेंट्रल है, ईस्ट है, साउथ वेस्ट, ग्रैंड टोटल एंड सो ऑन दिखा रहा है। अब ग्रैंड टोटल का भी एक कॉलम चला यार, ये गलत बात है, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऑल चार्ट्स में ये दोनों चीज़ें आपको शो कर रही है। तो कोई भी एक जो भी चार्ट्स पसंद है वो ले लो एंड क्लिक ओके। देखो आपका ये चार्ट बन गया। अब ये चार्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं, जो प्लस पे क्लिक करोगे तो देखो ये एक्सिस है।
तो देखो अभी एक्सिस आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये एक्स एक्सिस वाली सॉरी वाई एक्सिस की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस पे जो नाम है और ये वैल्यू शो कर रहा है। आप अनचेक कर दोगे तो एक्सिस चली गई, चेक बॉक्स लगाओगे तो आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो किसे लेके आना है आप बता दोगे, भाई मुझे हॉरिजॉन्टल वाला लेके आना, तो हॉरिजॉन्टल पे मैं माउस रख रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल आ रहा है। मैंने क्लिक नहीं किया है, क्लिक कर दूंगा तो आ जाएगा, माउस हटाते ही ये चला जाएगा। प्राइमरी पे लगाना है तो इस पे करो, दोनों को लगाना है तो दोनों पे चेक बॉक्स लगा दो, या तो यहीं से कर दो, दोनों आ जाएंगे। ये देखो टाइटल है, अब एक्सिस का टाइटल है, ये देखो ध्यान से समझो आप। ये वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में मैं शो कर रहा हूँ सम ऑफ टोटल सेल्स, तो इस एक्सिस को दिखा सकते हो, इसमें चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूं टोटल सेल या सेल्स लिख दूं मैं, ठीक है। और इसका भी नाम देना चाहिए, इसमें नीचे क्या शो कर रहे हो, रीजन शो कर रहे हो अपने ना, तभी तो पता लगेगी भाई नीचे मतलब पर्सन नेम के हिसाब से दे रहे हो, डिपार्टमेंट के नाम से दे रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रीजन, तो सो दैट की मीनिंग समझ में आए कि किस वाइज शो कर रहे हो जी। चार्ट टाइटल, ये जो चार्ट है ना इसकी टाइटल की बात हो रही है। इसे चेक बॉक्स लगाओगे दिखाई देगा, चेक बॉक्स हटा दोगे नहीं दिखाई देगा। इसको भी एडिट कर सकते हो, जैसे मैंने ये लिख दिया रीजन वाइज सेल्स, ये रीजन वाइज सेल्स आपने लिखा और ये रीजन के फॉर्मेट में आप शुरू कर। इसे आप डायरेक्टली इस पे माउस रख के डिलीट भी कर सकते हो। अब देखो इसे डिलीट कर दोगे, फिर से लाना होगा तो आप यहाँ पे लाना होगा तो यहाँ से ला सकते हो, चार्ट टाइटल करोगे आ जाएगा। लेकिन देखो आपने जो रीजन वाइज टोटल सेल्स लिखा था, डिलीट करते हो सच में डिलीट हो जाता है। अगर चेक अनचेक किए होते ना तो लिखा वाला फिर से वहीं मिलता है। और वो टाइटल ऊपर ही दिखा रहे हो, कहाँ दिखाने का मन करे वो चीज़ें डिसाइड करवा सकते हो, ऊपर दिखाना है दाएं बाएं दिखाना है, जहाँ मन करे वहाँ दिखा सकते हो आप। तो मोर ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी ये बगल में भी जो कंट्रोल्स है, ये मास्टर है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे तो हमें मेन खाली ऑप्शन मिलता है। अगला जो है डेटा लेबल्स, ये जो बार है ना, बार के ऊपर दिखाई पड़ रहा है कि किसने कितनी सेल्स करी है। सेंट्रल का जो सेल्स है भाई 5,01,240 है, तो 5,01,240 यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको मन करे कि नहीं नहीं मुझे ऊपर नहीं देखना है, बीच में देखना है, तो देखो अपने कहोगे इनसाइड एंड, यानी अंदर रहेगा टॉप में, इनसाइड बेस बॉटम में चला आया। आउटसाइड करोगे तो जो बाहर रहेगा, डेटा कॉल आउट करोगे तो जो कार्टून में खींच के रहता है वैसे रहेगा, इस तरीके से नाम के साथ रहेगा। अगला जो है ये डेटा टेबल है। डेटा टेबल में नीचे बेस में एक टेबल बन जाएगी, यही वाला टेबल कुछ ऐसा बनेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर लेबल। तो ये थोड़ा कम प्रोफेशनल लगता है। जब आप यहाँ पे चीज़ें दिखा ही रहे हो तो एक नीचे फिर से टेबल दिखाने की क्या जरूरत, बट रखने का मन करे तो रखो, वैसे ये रखा नहीं जाता है। एरर बार की बात आगे करेंगे। ये लीजेंड है। अब लीजेंड का मतलब देखो कुछ होता नहीं भाई, लीजेंड का मतलब होता है कि जो बगल में हिंट या लेबल बन के आता है ना, जो पढ़ते हो आप, ये उसी को शो करता है और कुछ नहीं है खास। ट्रेंड लाइन, देखो ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ट्रेंड लाइन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे किसी काम का नहीं है, एंड एक्चुअल में ये जो स्टैटिक्स हैं ये उनके प्रोस्पेक्टिव से है, तो हमारे लिए ये अभी के लिए तो ये किसी काम का नहीं है। तो ये एक ब्रीफ है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे चार्ट्स में जब आप शो करते हो। तो बाकी और भी ऑप्शंस आगे देखेंगे हम, अभी तो हम खाली चार्ट्स का टाइप देख रहे हैं। किसी को भी डिलीट करना हो उस पर माउस रखो एंड उसे डिलीट कर सकते हो। तो देखो मैंने ये ट्रेंड लाइन को डिलीट किया, जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ना, ये इससे समझ में आता है कि ग्राफ कहाँ पहुँच रहा है कहाँ नहीं पहुँच रहा है। अब जैसे जो एग्जैक्टली देखो 50,000 के आसपास ही है, तो इस लाइन को देख के पता लगता है। इस लाइन को भी रखना चाहो रखो, नहीं रखना है मत रखो। तो इस लाइन को हम बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा इस लाइन को क्या बोलते हैं यार, ग्रिड लाइन बोलते हैं, ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन का कंट्रोल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नहीं चाहिए तो यहाँ पे से आप ऑफ कर सकते हो, लाइन चली गई। रखना है तो आप यहाँ से रखो, नहीं तो इसी को सेलेक्ट करो लाइन को और डिलीट बटन दबाओगे, ये डिलीट हो जाएगा, चला जाएगा, चला गया। यहाँ पे भी तो दिख रही है ग्रिड लाइन ना, चार्ट एलिमेंट्स में, लीजेंड के ऊपर, चार्ट एलिमेंट में लीजेंड के ऊपर लास्ट थर्ड ग्रिड, अच्छा हाँ सॉरी दिख रहा है, ठीक है हाँ इससे दिख रहा है, मेरा ध्यान नहीं गया था, मेरा ट्रेंड लाइन पे ध्यान था, ठीक है। सुनाओ, देखो ये आपने देखा। अब यहीं पे कहाँ गया, ठीक है, ये नॉर्मल कॉलम चार्ट है।
आप चाहो तो यहीं से चार्ट टाइप में क्लिक करोगे, जो वापस से लेके आ जाएगा यहाँ पे। हम कॉलम चार्ट में थे, तो ये वाला है। देखो ये वाला चार्ट आपको यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, इसके लिए एक अलग और कॉलम चाहिए तो बनता है। तो सपोज मैं कह देता हूँ जैसे कि ये सेल्स है ईयर 23 की सेल्स है, और मैं एक और बनाता हूँ ईयर 22 की सेल्स। देखो अगर इसका, अब इन दोनों का सारे एरिया को सिलेक्ट करके अगर आप चार्ट बना रहे हो, तो देखो अभी के केस में क्या हो रहा है, ये चार्ट आपका कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, देखो ये चार्ट कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये चार्ट है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। देखो कॉलम चार्ट कहो चाहे क्लस्टर्ड कॉलम कहो, भाई एक ही बात है। क्लस्टर्ड का मतलब होता है एक बंच में चीज़ें होना। अच्छा देखो सेंट्रल दो बार है, एक है 3400 वाला, एक है 2400 वाला सेल्स। तो देखो सेंट्रल में दो बना है। जो ब्लू वाला है वो आपका 2023 वाला सेल्स है, जो यहाँ पे ऑरेंज जैसा कलर है वो 2022 का है। तो दोनों का बार ऊपर नीचे बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग बन रहा है। जब आप क्लस्टर्ड कहोगे तो क्लस्टर्ड में क्या हो जाएंगे, मैं लेबल लगा देता हूँ मैं इस पर। ठीक है, अब जब इसे आप क्लस्टर्ड कहोगे तो क्लस्टर्ड में क्या होगा कि ये एक के ऊपर एक बनेंगी। अच्छा देखो इसी में एक चीज़ और उससे पहले देख लो कि इसमें आपके साथ एक और था चेंज चार्ट टाइप, मैं यहाँ से कर देता हूँ मैं ये चीज़ें। तो ये बंच बन रहा है किसके, इस हेडर के बेस पे। अब की बार ये 4 रीजन एक ईयर में आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो 2023 में जो चारों ईयर चले हैं, जैसे 2023 3400, 4400, 100, 3600 है ना। तो देखो ये इस तरीके से है। 3400 ब्लू वाला सेंट्रल है, ये जो हल्का सा ग्रेइश कलर है ये है ईस्ट का। 4400 वाला 1000 जो है साउथ का है, एंड 3600 वेस्ट का। तो ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब दोनों अलग अलग नहीं, दो तरीके से मतलब कि क्लस्टर्ड बन रही है। एक बन रही है कि ईयर के बेस पे जो क्लस्टर्ड बना कि जितने भी 2023-24 के हैं वो इकट्ठा एक एक जगह बन रहे हैं, और दूसरा वाला जो था वो आपका रो लेवल यानी जोन के बेस पे बन रहा था। तो जो आपको प्रीफरेबल लगे उसके साथ आप जा सकते हो। सो ये वाला चार्ट मैं ऐसे रख देता हूँ मैं, इसी में दूसरा दिखाऊंगा, आप इससे रिलेट करना एंड समझना है कि ये दोनों तरीके किस तरीके से फ्लो आउट हो रही। तो ना मैं इस चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, आगे मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो जो डिजाइन के अंदर दिख रहा है आपको, चार्ट टाइप में मैं गया और मैं यहाँ से देखो क्लस्टर्ड लेता हूँ। एंड अब क्लस्टर्ड लेने पे चीज़ें क्या हो गई कि देखो ये जो 3400 2400 है ना, ये एक क्लस्टर बन रही, दोनों का कंबाइन होकर एक के ऊपर एक। तो देखो जैसे सेंट्रल का है, सेंट्रल का जो टोटल है कितना हो रहा है भाई, नियर अबाउट ये 6000 के आसपास हो रहा है। तो 3400 का जो है ये कौन सा है, 2022 वाला। और 2023 में जो अपने सेल का, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, 2023 वाला 3400 का है, 2022 वाला 2400 का। एंड समराइज्ड भी मिल रहा है और सेग्रीगेटेड भी मिल रहा है आपको। सिमिलरली ये चीज़ें इसके साथ भी है। तो इसी को आप बोल रहे हैं क्लस्टर्ड, सॉरी स्टैक्ड। स्टैक का मतलब कि एक के ऊपर एक बन रहा है ना, तो स्टैक्ड बोल रहे हो। तो जिसका जितना है तो दोनों देख रहे हो आप। ये देखो थोड़ा अगर आप टेक्निकली समझोगे तो एक ही रीजन एक बार दिखाई दे रहा है, दोनों वैल्यू ऊपर नीचे दिख गई। इसे कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे दूसरा बना रहा हूँ मैं। ये दूसरा, सारे चार्ट्स ना इंडिविजुअल सेपरेट हैं, ये मत समझना कि कॉपी होके आ रहा है तो वही वाला चार्ट है। मैं अगेन डिजाइन में जाता हूँ मैं, और मैं 100% स्टैक वाला लेता हूँ मैं। तो देखो ये मेरा 100% स्टैक वाला है। अब इसमें नोटिस करोगे ना तो सारे जो चार्ट्स हैं ना इनकी साइजें बराबर होंगी। तो देखो इसकी साइज बराबर है। जैसे ये वाला देखो सेंट्रल और ईस्ट का
दोनों का सेल्स डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक अगर इसमें आप जोड़ो 2400 प्लस 3400 तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो चुका है 5800 और ये हो रहा है भाई मात्र 4500। कितना हो रहा है? 5500। तो देखो जबकि दोनों का ग्राफ का साइज एकदम एग्जैक्टली बराबर है, तो ये चीज़ें जो यहाँ पे शो रही है ना परसेंटेज के फॉर्मेट में शो रही है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है लेबल, इस लेबल को परसेंटेज में बदलोगे, डेटा लेबल, इस लेबल को आप परसेंटेज में आराम से बदल सकते हो। लेवल ऑप्शन, परसेंटेज में बदलने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। क्या है? नहीं परसेंटेज में नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज में अभी नहीं आ रहा है, आगे देखूंगा परसेंटेज में मिलेगा मुझे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो परसेंटेज में जो चीज़ें शो कर रहा है आपके लिए, परसेंटेज में शो करने का सेंस बस इतना है, इस बात का खाली परसेंटेज में शो करने का सेंस है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, अगर देखो ध्यान से समझोगे तो हर एक वैल्यू अपने आप में इंडिविजुअल है। तो देखो इसका परसेंटेज हो रहा है नियर अबाउट 60 से थोड़ा नीचे, लगभग 58% के आसपास बन रही है इसका। और इसका 100 में से 58 डिडक्ट करोगे तो 42 के आसपास बनेगा। तो इसका परसेंटेज जो है 42 के आसपास हो रहा है, इसका 58 का। अभी इसको आगे दिखा दूंगा मैं, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा जी कहाँ से परसेंटेज बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा परसेंटेज। तो जब ये दोनों मिलके 100 हो रहा है ना, तो इसका कैलकुलेशन इट सेल्फ खाली सेंट्रल के लिए इसका कैलकुलेशन हो रहा है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे दिखाते हो 100% वाले पे। एंड दैट्स द रीजन कि ना सारे का जो साइज है सेम रहेगा, क्योंकि हर एक अपने आप में 100% होगी दोनों जोड़ने पे। तो ये आपस में छोटे बड़े होंगे बट इनका जो साइज होगा वो इक्वल होगा। बात समझ आ रही ना? हाँ सर, ठीक है। बेसिकली वो पूरा 100% के ऊपर मतलब कर दिया गया ना इंडिविजुअली। हाँ, और मैं चीज़ें मुझे ये चीज़ें याद है क्योंकि जब मैं सैपिएंट में लास्ट टाइम में वर्क कर रहा था तो मेरा मैनेजर बोल रहा था कि ये वैल्यू ना परसेंटेज में छोटी बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे उस टाइम में मतलब इतना ध्यान नहीं था, बट मैंने थोड़ा बहुत R&D किया, मेरे से नहीं हुआ तो मैंने मना कर दिया। तो बोला नहीं नहीं होगा तुम करो। तो फिर ये प्रोजेक्ट मेरे से लेके किसी और लड़के को उन्होंने दे दिया, वो भी नहीं कर पाया। तो उसने भी बोला कि नहीं पॉसिबल हो पा रहा। तो बाद में फिर बताया तो मुझे भी समझ में आ गई तब तक कि नहीं नहीं, जब ये 100% स्टैक है तो ये सबका बार बराबर ही रहेगा, क्योंकि 100% है। या तो फिर आप ये वाला यूज करो, छोटा बड़ा दिखाना है तो। अच्छा देखो सेम चीज़ें यही चीज़ें ना बार चार्ट में भी चीज़ें होंगी, कुछ होगा नहीं भाई, खाली इसका ना डायमेंशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से बार लोगे, देखो ये कॉलम है, कॉलम चार्ट, ये बार चार्ट है, बस डायमेंशन चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये वर्टिकल था तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये चीज़ें यहाँ चली आई, वैल्यू चलाया हुआ वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। कंट्रोल जेड करूँ, देखो ऐसे है और ये ऐसे हो रहा है। अच्छा आते लाइन चार्ट पे। देखो ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट बेसिकली आपके लिए ये चीज़ें शो करने में हेल्पफुल होती है कि क्या उतार है क्या चढ़ाव है आपके चार्ट में या सेल्स में। तो रिकमेंडेड में गए, यहाँ से हमने लाइन चार्ट लिया। तो देखो लाइन चार्ट में भी कुछ और भी हैं, ये छोटे छोटे जो बूंदे जैसे ना, जो गोल गोल बूंदे जैसा, इसे हम मार्कर बोलते हैं। ठीक है, ये मार्कर है। ये मार्कर हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ये बताता है कि ये पॉइंट है ईस्ट का। नहीं तो आपको लगेगा यहाँ पे है, यहाँ पे है, बढ़ रहा है, घट रहा है। आप यहाँ से चीज़ें इनेबल करा सकते हो, डेटा लेवल को आप यहाँ से इनेबल करा सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको तब हेल्पफुल होती है जब आप सपोज मान के चलो आपका
3 महीने का हर दिन का बताना है कि हमारा किस दिन। सब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ करेंसी का रेट ले लो, तो करेंसी का रेट जैसे यहाँ पे INR का रेट है, यहाँ पे INR का रेट है, ये मान लो USD का रेट है। तो आज के दिन में एक USD जो था इंडियन करेंसी के 82 रुपये के बराबर है, जैसे 82.32 होगा, सॉरी ये आज की रेट है। कल का रेट कुछ और रहा होगा, मैं यानी कि 31 दिसंबर का, तो हो सकता है उस दिन 81 रहा होगा एंड सो ऑन। तो ऐसे एक क्वार्टर का कर रहे हो तो लगभग 90 वैल्यू बनेगी। अब जब 90 वैल्यू बनेगी तो 90 वैल्यू को ना इसे मतलब इस ग्राफ में दिखाना है, इट्स अ चैलेंजिंग, मतलब वर्टिकल या कॉलम ग्राफ में दिखाना है, एक में चिपके रहेंगे तो पढ़ना मुश्किल होता है। ये लाइन चार्ट में बनाओगे, माउस लेके जाओगे पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे नीचे डेट फैली रहेगी, जैसे कि 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, तो माउस लेके जाओगे, ये चीज़ें ग्राफ ऊपर नीचे होते जाते हुए दिखाई देगी, ये आप इजीली इसे पढ़ पाओगे। जैसे कि शेयर मार्केट में देखो वो लाइन चार्ट होता है, माउस लेके जाते हुए अच्छे से समझ आती है। और यही से आप कॉम्बो में यूज करोगे तो वहाँ पे भी मस्त लगता है। अदरवाइज नॉर्मली ये वाला चार्ट ज़्यादा चलता है, थोड़ा ये देखने में ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है। बाकी अगला देखो, ये सारी चीज़ें इसमें कोई डाउट नहीं ना, ये 3D लुक है, कुछ है नहीं इसमें। जो ये डंडे दिख रहे हैं ये थोड़ा 3D टाइप में दिखेंगे, डंडे थोड़ा दिखने में आपको अच्छा लगेगा भाई। चार्ट टाइप है, ये लगेगा रियलिस्टिक डंडा लगेगा ये भाई। तो देखो इसमें ये थोड़ा रियल टाइप में लग रहा है, कोना 3 डायमेंशन दिख रहा है, 3D मतलब 3 डायमेंशन। एक आपको लंबाई दिख रही, दूसरा थिकनेस दिख रही है या चौड़ाई, और ऊपर से भी इसका 3 डायमेंशन हमारी आंखें देख सकती है, बीइंग अ ह्यूमन आइज 3 से ज़्यादा डायमेंशन हम नहीं देख सकते। तो जो आपको मस्त लगे वो फॉलो करना। तो देखो लाइन चार्ट थोड़ा आगे यूज करूँगा मैं। लाइन चार्ट्स तो खाली एक लाइनिंग है, कुछ और नहीं है। पाई चार्ट देखो, पाई चार्ट भी वही हाल है भाई। जिसका भी चार्ट बनाना है आप यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ पे इंसर्ट में जाइए और ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए पाई चार्ट। तो देखो ये पाई चार्ट लिया आपने, और ये 3D वाला पाई चार्ट है, नीचे भी दिख रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी आपके लिए एक डोनट चार्ट है। तो देखो ये पाई चार्ट लेता हूँ मैं, ये ओवर राइड हो रहा है, सॉरी। ये पाई चार्ट है, इसमें लेबल दिखाना है, आप लेबल दिखा दीजिए भाई, डेटा लेबल। तो यहाँ पे भी परसेंटेज में शो कर रहा है, नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करूँगा मैं यहाँ से, तो ये परसेंटेज में दिखने लगेगा। ठीक है, अभी वैल्यूज में दिख रहा है। यहाँ पे देखो मैं माउस होवर कर रहा हूँ तो भले मुझे इसमें क्या बोलते हैं टिप्स में, टूल टिप में दिखाई दे रहा है कि 27% है, क्या है क्या नहीं है। बाकी इसमें किसी की भी वैल्यू कम ज़्यादा करोगे, जैसे अभी देखो सबसे ज़्यादा सेल्स है 4400 ईस्ट वाले की है, यानी कि ये वाला है। जैसे किसी नंबर को मैं कम ज़्यादा करूँगा, जैसे मान लो इसे मैं 8000 कर दूँ साउथ वाला, तो साउथ का जो मेरा है वो येलो कलर वाला है, वो बढ़ जाएगा भाई अचानक से। तो देखो ये 80,000 करते ही ये वाला साउथ वाला जो है ये दन आगे बढ़ गया, बाकी सारे छोटे हो गए। तो जैसे जैसे करोगे जो इसकी साइज अपने आप ही एडजस्ट होते रहेगा परसेंटेज के अकॉर्डिंगली। अब यही चीज़ें हैं कि अब जैसे इसमें देखो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी हो, इसे घुमाना उमाना होगा तो इस पर माउस थोड़ा आराम से रखना। रख नहीं पा रहा मैं माउस, इसे देखो माउस रखोगे इसमें, अगर ये पकड़ में आ जाए ना, हाँ देखो जो थोड़ा घुमाना उमाना चाहो तो इसे घुमा सकते हो, जो घूमता भी है। अब देखो मैं माउस पकड़ नहीं पा रहा हूँ, आप इसे घुमाने की कोशिश करोगे जो घूमेगा। हाँ देखो जो घूम रहा है ना, कभी कभी ऐसा करते हैं हम, कभी कभी ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा जो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है। इसे घुमाओगे ना जो घूमेगा, जो मतलब चक्का सोचो कि ले जाके उधर रखूँ मैं, तो जो घूमेगा। मेरे से सही से हो नहीं रहा, आप करोगे तो होगा। एरिया चार्ट, एंड देखो एरिया चार्ट आपका क्या होता है, जो लाइन चार्ट थी ना
एग्जैक्टली लाइन चार्ट ही है। जो नीचे की एरिया खाली है तो जो नीचे की एरिया रंगीन हो जाएगी। ये एरिया चार्ट। तो देखो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि लाइन चार्ट के जैसा ही तो एकदम है, बस नीचे का एरिया रंगीन है भाई। बाकी इसमें लेबल वेबल लगा दोगे तो ये भी आपको वैसा ही लगेगा। एक्स और वाई, देखो जो स्कैटर चार्ट है इसका एक्सेल में कोई खास यूज नहीं है, मैंने यूज कभी नहीं किया, बट आप जान जाओ स्कैटर चार्ट है क्या। देखो स्कैटर चार्ट क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ ज़्यादा होते जा रही चीज़ें, सॉरी एक्स और वाई के फॉर्मेट में चीज़ें स्कैटर्ड आउट रहेंगी। और जो नीचे का जो लेबल है नीचे का लेबल ना ये नाम जो है नाम के फॉर्मेट में नहीं आएगा, सीरीज वाइज के नाम पे आएगा। तो कोई भी ले लो, चाहे मैं ये लूँ या जो आपको सही लगे वो ले लो। ये कनेक्टिविटी है, कुछ नहीं है। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बबल वाला है, कुछ नहीं है भाई, इसमें थोड़ा बबल छोटा बड़ा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है, तो मैं ये वाला लेता हूँ, मैं पहला वाला। तो देखो इसमें क्या है, नीचे जो है किसी का नाम नहीं लिखा है, सेंट्रल वेंट्रल कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे ये जो है इनकी वाई एक्सिस में इनकी वैल्यूज दिखाई दे रहा है। अब माउस लेके जाओगे तो बताएगा कि ये वाला जो है सेंट्रल का है, पहला वाला है जिसकी सेल्स है 3400। तो माउस लेके जाने पे लिखेगा ईयर 2023 का, और ये एक्सिस पे जो खुद से सीरीज लिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पॉइंट वाला आप इग्नोर कर सकते हो, ये अपने आप से जनरेट कर रहा है। आप ये चीज़ें उससे कह सकोगे कि आप ये चीज़ें हमारे हिसाब से जनरेट करो, तो ये चीज़ें आगे बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये चीज़ें कैसे कर रहा हूँ उसे जनरेट करने के लिए। तो वो आपके मर्जी से जनरेट करेगा, वो खुद से नहीं जनरेट करेगा। यहाँ पे जो आप इसे बता रहे हो ना कि तुम्हें बढ़ना है, कैसे कैसे बढ़ना है भाई, तो इसे मैं कह दूंगा एक, तो ये एक एक करके आगे बढ़ेगा। अब देखो ये 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ने लगा। 2 कह दोगे तो ये 2 2 करके आगे बढ़ेगा। बाकी ये चीज़ें आगे अच्छे से देखोगे आप, तो ये स्कैटर चार्ट है, बबल स्कैटर्ड है, आपके ग्राफ पे प्लॉटेड है। ये भी वही है, स्कैटर चार्ट है, वहाँ पे छोटा छोटा बूंदा था उसी का है, दूसरा वाला गोला बनेगा बड़ा बड़ा। स्टॉक चार्ट वाला ये हमारे यूज का नहीं भाई, सरफेस वाला हमारे यूज का नहीं है, ये डेटा साइंस में यूज होता है। कॉम्बो चार्ट, देखो कॉम्बो चार्ट क्या है, कॉम्बो चार्ट का मतलब है सेम वही चीज़ है, जैसे मान लो ये वाला आपने बनाया था चार्ट, और यहाँ पे आया आपने चार्ट बना दिया। सपोज मान लो मैं यही वाला चार्ट ले लेता हूँ, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अब जैसे मैं अगर आपको कंपेयर करने को कहूँ कि मुझे बताओ कि हमारा सेल्स कैसा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, तो ये भी आपको बता सकता है और बता भी रहा है कि देखो जो सेंट्रल है 2022 वाला जो है वो पुराना वाला है, उसका ऑरेंज कलर है, जो ब्लू कलर वाला है 2023 का है। तो सेंट्रल में हमारा जो 2023 का सेल्स है वो इंक्रीज हुई है, ईस्ट में भी इंक्रीज है, बट अगर साउथ में जाके देखो तो हमारा जो सेल्स है गिरा है पिछले साल के कंपैरिजन में, है ना। देखो ऑरेंज वाला 2022 का है ये वाला, और ब्लू वाला 2023 का है, तो हमारा सेल्स डिक्रीज हुआ इन कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर। तो ये चीज़ें थोड़ा मतलब एक एक चार्ट को देख के समझना थोड़ा मतलब ट्रिकी। तो देखो एक तरीका ये है कि आप बनी हुई चार्ट को एडिट कर लो, दूसरा है कि फ्रेश बनाओ। तो बनी हुई चार्ट को एडिट करना हो तो सिंपल, जिसे बदलना हो या किसी पे आपके जिस पे मन करे उस पे किसी एक वाले पे माउस रखो आप, और माउस रखने के बाद राइट क्लिक करना है। जैसे सपोज मान लो मैंने इस पे माउस रखा है साउथ के ऑरेंज वाले पे, तो ऑटोमेटिकली सारे चार्ट सेलेक्ट हो जाएंगे 2023 वाले, 2022 वाले, क्योंकि ये 2022 को रिप्रेजेंट करा है ऑरेंज वाला। तो राइट क्लिक करा आपने और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है चेंज सीरीज चार्ट टाइप। तो देखो सीरीज का मतलब ये होता है कि सीरीज का मतलब ये होता है कि जो चार्ट की जो वैल्यूज है ना उसी को बदलने की बात कर रहे हो आप। तो देखो इस पर क्लिक करिए,
ये आपको लेके आएगा इसी जगह पे, चार्ट टाइप वाले पे। अब देखो नीचे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहा है, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक है ईयर 2023 का, 2022 का। तो देखो किसे बदलने का मन करा आपको, 2022 वाले को बदलने का मन करा, तो ये भी क्लस्टर्ड है ना, इसे आप सेलेक्ट करो। किस में सेलेक्ट कर लो, मैं रिकमेंड करूँगा लाइन में करो, और यहाँ पे ये ले लो, मार्कर के साथ ले लो, लाइन विथ मार्कर, ये बढ़िया लग रहा है मुझे। तो लाइन चार्ट बनेगा, मार्कर वाला बनेगा, गोला गोला बनेगा, कुछ खास नहीं है। और ये सेकेंडरी एक्सेस आगे बताऊँगा मैं, और क्लिक ओके करो। तो देखो ये ऐसे बन गया। अब ये चीज़ें देख के बहुत अच्छे से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि आपका सेल्स ऊपर जा रही नीचे जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि सेंट्रल का है जो मेरा 2023 वाला, ये सेल्स बढ़ी है मेरी, ये भी सेल्स बढ़ी है, बट इसमें मेरी सेल्स डिक्रीज हो चुकी है इन कंपेयर विद 2022। एंड सिमिलरली यहाँ पे वेस्ट में भी 2022 के कंपेरिजन में ये आपकी सेल्स डिक्रीज हुई है, ब्लू वाली। तो इस तरीके से मल्टीपल्स जो भी चार्ट्स होंगे, मल्टीपल लाइंस ऐड कर पाओगे, एक आध और कॉलम होंगी तो उसको भी ऐड कर लोगे, उसे भी लाइन चार्ट में शो कर दोगे। दो लाइनें बनेंगी, दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगी। या इसको भी लाइन चार्ट में आपका बदलने का मन करे तो इसे भी बदल सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे डेटा विजुलाइज करने में कि समझने में ईजी हो, उसे आप ले सकते हो। तो दो लाइनें बन गई मस्त एकदम। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। मैं एक ना आपको एक बना हुआ ऐसा ही प्रोजेक्ट है, एंड लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। आई होप कि वो चीज़ें आपको करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, उस चीज़ को देख के समझ के करोगे। देखो डैशबोर्ड का इंटरव्यू कभी क्वेश्चन नहीं देता है, क्योंकि डैशबोर्ड का अगर वो क्वेश्चन देगा तो उसे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। सो देखिए ये आपके लिए एक चार्ट्स है, ये चार्ट्स आपको देख के ऐसा ही बनाना है, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इन्होंने एक डैशबोर्ड बनाया है, इस डैशबोर्ड को देखो, और यहाँ पे आपको डेटा है। ये एक डेटा है, सेल्स की डेटा है। जैसे ये डेट वाइज सेल्स है, 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013, 4 जनवरी को इन्होंने क्या क्या बेचा है, क्या क्या नहीं बेचा है, किस रीजन में बेचा है, किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने बेचा है, कौन से ब्रांड की चीज़ें बेची, किस सेक्टर का कस्टमर था, और सेल्स चैनल किस चैनल्स के थ्रू बेचा है, टेली सेल्स, पार्टनर, ऑनलाइन, डायरेक्ट सेलिंग कैसे कर करके बेचा है, सो ऑन, कितने का बेचा है, ये अमाउंट है, ठीक है। नाउ आप देखो यहाँ पे जो डेट दी गई है, इसी डेट से आप ईयर और मंथ निकाल लोगे। अब निकाला है तो आपको निकालने की ज़रूरत, अगर नहीं है तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा के निकालोगे। तो यहाँ पे निकाला हुआ है, आपको डेटा में बनाया है। देखो जो आपके सामने जो डैशबोर्ड होता है, डेटा होता है ना, इस डेटा को कितने वे में आप एक्सप्लेन आउट कर सकते हो, ठीक है। तो डैशबोर्ड में आप वही चीज़ें करते हो कि जैसे मैं बता दूं कि कितने चैनल वाइज कितनी सेल्स है भाई, कस्टमर की इंडस्ट्री वाइज कितनी सेल्स है, महीने में कितने सेल्स किया मैंने, क्वार्टर वाइज कितना सेल्स किया है, ईयर वाइज क्या सेल्स है, किस रीजन में कितना सेल्स किया है, किस रिप्रेजेंटेटिव ने ज़्यादा सेल्स अमाउंट करी है।
तो ये सारी चीज़ें करते हो। तो देखो यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पे स्लाइसर बना है ईयर का। अब देखो ईयर पे जैसे आपने लगाया फिल्टर, तो ये वाला देखो यहाँ पे आपका जो है कंट्री वाइड सेल्स, यानी कनाडा में हमने कितनी सेल्स करी है, इस तरीके से इतनी सेल्स है। यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है, बट अगर आपको देखने का मन करेगा, वैल्यूज़ दिखाने का मन करे, तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा कि मुझे लेबल दिखाना है, ठीक है। तो 2024 में 2013 में कनाडा में 23,814, अगर फिल्टर हटाऊं तो टोटल सेल्स है भाई 72,488। 2014 में अगर देखूं तो 22,139, 2015 में देखूं तो 26,535। अब जैसे 2015 में 2015 में जनवरी में खाली देखूं तो देखो 1736, एंड सिमिलरली ये भी उसी के अकॉर्डिंगली सिंक आउट हो रही हैं। अब अगर मैं रीजन में भी देखूं कि मुझे ना खाली मलेशिया का बताओ, तो खाली मलेशिया में भाई हुआ है 33,39। चीन का देखना हो तो चीन पे लगाओ फिल्टर, अब ये खाली चीन का दिखाई देगा 1964। 2 कंट्री के देखना है, कंट्रोल के साथ एक और सेलेक्ट करूं तो कोरिया का भी आ गया, चीन एंड कोरिया। ये हटाऊं तो सारा दिखने लगा। अब यहाँ पे देखो इंडस्ट्री वाइज है, टेलीकॉम, रिटेल, हेल्थ केयर, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड सो ऑन। तो ये सारे चार्ट्स आप बनाने की कोशिश करोगे, आई होप बन जाएगा। जो चीज़ें मुझे लग रही है आपको समझाने वाली, वो चीज़ें ये है। तो देखो इन्होंने बनाया कैसे कैसे है, ठीक है। अब जैसे ये वाला देखो, ये वाला चार्ट्स बना कैसे है आपका देखो रॉ डेटा है। अब ये वाली जो कहाँ गई यार वो, ये वाली देखो डैशबोर्ड, ये कंट्री वाइड सेल्स है। तो इन्होंने क्या काम किया है, ये जो डेटा है इस डेटा का एक पीवट बनाया कंट्री पे, कि कंट्री पे कितनी सेल्स हो रही है भाई। तो यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया और ये एक पीवट बन गया कंट्री वाइड सेल्स। तो देखो इन्होंने कहीं बनाया होगा, ये है रीजन, यही है कंट्री। तो सिंपल इस पीवट में इन्होंने क्या किया, अब देखो पीवट मेरा हाइड है, तो यहाँ पे इन्होंने पीवट में किया, पीवट टेबल को ओपन। तो देखो यहाँ पे रीजन लिया और इन्होंने सेल्स वैल्यू लिया और ये बन के आ गई। इसी पे इन्होंने एक पीवट बना दिया। पीवट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल जाओ आप और यहाँ पे एक चार्ट बना दो। चार्ट बनाने को बोला था, गलती से मुंह से कुछ और निकल गया, पीवट पीवट। तो वो वाला बार चार्ट टाइप का था ना, तो ऐसा है भाई, आप ले लीजिए ऐसा। तो देखो ये चीज़ें बन गई। अब देखो मैं कॉपी करके जो चीज़ें लेके आ रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से ये दिख रहा है। हमें भी ऐसा ही कुछ कोशिश करना होगा बनाने के लिए। ये बना है, हमने ये चार्ट बनाया उनके पीवट से, और बनाना ऐसा है, ठीक है। तो देखो कुछ फॉर्मेटिंग्स मैं बता देता हूँ। एंड जब देखो जब चार्ट बनाओगे ना, तो पीछे की जो चीज़ें, जो ये सेल दिख रहा है छोटे छोटे, ये अच्छा नहीं लगता है, तो इसे आप यहाँ से ग्रिड लाइन को हटा दोगे, अब ये थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो इनके चार्ट में, हमारे में जो ग्रिड लाइन दिख रहे हैं ना, ये ग्रिड लाइन की जरूरत नहीं, ग्रिड लाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो ग्रिड लाइन डिलीट कर दो, ये ग्रिड लाइन चला जाएगा। और इन्हीं को देख के बनाने की कोशिश करो। तो देखो इनमें लेबल लगा है, तो आप भी अपने में लेबल लेके आइएगा, डेटा लेबल, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, तो इनमें जो बीच बीच में कट लगा है, जो दिख रहा है कट आप लोगों को, छोटा छोटा दांत जैसा, जैसे ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक चीज़ यहाँ नीचे देखो, 0 है, 5,000 है, 10,000, और मेरे में क्या है 2-2 हज़ार पे इंक्रीमेंट हो रही, 0 है, 2,000 है, 4,000 है, 6,000, 8,000। तो ये मेरा ज़्यादा सा लग रहा है, मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो ये क्लीन नहीं लग रहा, तो मैं भी ऐसे सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे ये पीवट का तो अब काम खत्म, पीवट को हाइड करो। अब देखो एक तरीका ना कि यहाँ पे जाके आप इसमें से सारी चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ें नहीं मिलेगी ना, तो ये पीवट सेलेक्ट करना, कंट्रोल के साथ 1 सेलेक्ट करोगे तो ये पीवट का फॉर्मेटिंग खुलता है। जैसे सेल पे रह के कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हो तो सेल की फॉर्मेटिंग खुलती है ना, जब पीवट पे रह के करोगे तो ये खुलेगा पीवट की फॉर्मेटिंग। तो देखो बेस्ट तरीका है कि ये सेलेक्ट करो, ये आपको वहाँ पे अपने आप लाके लैंड कराएगा। जैसे मुझे इसके कलर की चेंजिंग करनी है, तो इस पर क्लिक करो, ये अपने आप ही कलर की लैंडिंग पे कलर पे लाके लैंडिंग करा देगा। तो जिस चीज़ की फॉर्मेटिंग करनी है उस पर क्लिक करो, आपको वहीं पे ले जाके लैंड कराएगा, मिलता जुलता। तो देखो मैं इसे चाहता हूँ कि इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो मेरे हिसाब से हो। देखो एक्चुअली में जो नंबर्स की बात है, अब थोड़ा जो नहीं लाया, पिछली बार लेके आया था मस्त, जे दोबारा से करो, चलो नहीं लेके आ रहा मस्त, कोई नहीं, हम खोजेंगे भाई।
तो देखो जो चार्ट वाली बात है तो चार्ट पे चले जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सिस ऑप्शन में। तो देखो ये बोला है कि 2-2 हज़ार का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो इसे कह दो नहीं तुम 2-2 हज़ार का मत करो, तुम 5-5 हज़ार का इंक्रीमेंट करो मेरे भाई। तो इसमें 5 हज़ार लिख दोगे तो आप नोटिस करिएगा जो 5-5 हज़ार का इंक्रीमेंट होने लगेगा। तो देखो जो 5-5 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार जैसी वैल्यू रहेगी होता रहेगा। देखो ये 0 और 10 हज़ार है, तो 0 और 10 हज़ार का मतलब ये है कि भाई इसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 से होगी और ये 10,000 तक। अगर इसमें किसी की सेल्स माइनस में होती ना तो वो चीज़ें ये चार्ट पीछे भागता। तो आप कह सकते थे कि माइनस से भी स्टार्ट हो, तो जैसे मैं कह दूँ -50 से स्टार्ट है, -200 से, तो देखो ये अब -200 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे -200 है और 0 आगे है, तो ये सारे चार्ट्स आगे से शुरू हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं तुम शुरू हो जाना भाई 2,000 से, तो देखो ये 2,000 से शुरू होगा। अब ये 2,000 से, अगर इसमें किसी की वैल्यू मान लो 1,000 की सेल्स है तो वो उसका ग्राफ ही नहीं बनते हुए दिखेगा, तो रीसेट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली पहले जैसा हो जाएगा। अब देखो मेरे में टोटल दिख रहा है, इनमें नहीं है, तो इसे अपने टोटल को यहाँ से हटा दो, टोटल हट गया। अब देखो मेरे यहाँ पे कुछ फिल्टर दिख रहे हैं क्योंकि मैंने पीवर्ड से बनाया तो ये चीज़ें आती है, तो इसे हटाने के लिए आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन अ चार्ट, तो हाइड कर दोगे तो ऊपर वाला और ये सारे हट गए। और ये टाइटल है तो टाइटल को अच्छा नाम दो, कंट्री वाइड सेल्स या सेल्स बाई कंट्री, जो आपको सही लगे। ठीक है, दैट्स फाइन। अब ये ऐसे एडजस्ट करो। और देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो दांते जैसा दिख रहा है ना उसे हम ट्रिक बोलते हैं, तो वो करना है, वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो देखो अगेन वो ज़्यादा करके इसी चार्ट के अंदर सारी चीज़ें दिखाई देंगी, एक्सिस ऑप्शन पे दिखाई देगा। तो टिक मार्क, तो ये टिक मार्क मैं बोल रहा था, तो देखो टिक मार्क लगाना है, तो टिक मार्क लगाना है तो आप कहोगे इन साइड। अब देखो जो दांत बना है छोटा सा बना है अंदर के साइड में, अभी आपको ध्यान नहीं जा रहा होगा। आउटसाइड करने पे मेरे में बन रहा है, थोड़ा छोटा टाइप बन रहा है। ये देखो देखो आपको पता नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, सॉरी यार। देखो ये 1 है तो इसका मतलब कि एक यहाँ पे देखो बन रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, अब पता नहीं शायद देख पा रहे होंगे या नहीं बन रहे, मेरा अंदर के साइड में बन रहा है। तो देखो यहाँ पे एक बना है, एक यहाँ पे बना है, एक यहाँ पे बना है। अब बहुत लाइट दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है। अब एक और 2 करूँगा तो एक यहाँ पे बनेगा, एक छोड़ के यहाँ पे बनेगा, तो इस तरीके से। तो इन साइड है तो मैं यहाँ पे आउटसाइड करूँगा तो ये आउटसाइड बनेगा। अब ये साइड में बनने लगा है, क्रॉस कर दोगे तो दोनों साइड में बनेगा, अंदर भी बनेगा बाहर भी बनेगा। तो मैं आउटसाइड रखता हूँ, मैं ये वाली चीज़ें मेरी अभी क्रॉस ही है, अच्छा सॉरी, ठीक है। अब बाहर बनने लगा, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने कुछ फॉन्ट वॉन्ट बदला होगा, इस वजह से ये चीज़ें दिख रही है लेबल में, और कुछ नहीं है, ठीक ठाक है चीज़ें। अच्छा फॉन्ट भी बदला है, फॉन्ट का कलर बदला है तभी उनका दिख रहा है। तो देखो मुझे कलर बदलना है तो यहाँ पे आ जाओ फील में। फील में तो नहीं है मेरे पास कलर बदलने का ऑप्शन, लाइन पे है। और देखो दिखने लगा है मेरा, ठीक है। तो कलर में आके बदला मारा है, ये हर एक पे दिख रहा है भाई। तो वो चीज़ें फिक्स कर लोगे इधर से फॉर्मेटिंग्स की। बट मेरे लिए देखो फॉर्मेटिंग्स ज़्यादा मायने नहीं रखती है, थोड़ा बहुत मतलब चल जाता है, जब तक कि आपका प्रोफेशनली ना इम्पैक्ट हो तो आपको कोई बोलेगा नहीं। तो आप यहाँ पे देख लो। अच्छा माइनर टाइप को नन कर दो, ठीक है। माइनर टाइप को नन करती वो चला गया। ना समझ में अपना कुछ ना तो उसके चार्ट को कॉपी करो, यहाँ पे रखो और यहाँ पे देखो उन्होंने क्या क्या सेटिंग करी है। तो देखो अब इसमें दिखाई दे रहा है कि आउटसाइड है, नन है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि नन है, तो हमने भी वही कर लिया, ठीक है। देखो इनके चार्ट में बॉर्डर्स दिख रहे हैं, हमारे चार्ट में बॉर्डर नहीं दिख रहे हैं, तो भाई हम अपना बॉर्डर भी बनाएंगे। तो देखो जो बॉर्डर है ना,
तो देखो अब यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे यूज किया है, इस पे रखो बॉर्डर पे, तो देखो इन्होंने बॉर्डर में कलर यूज किया, कौन सा कलर है आप यहाँ पे देखोगे तो ये दिखेगा हल्का सा बोल्ड टाइप का। अगर नहीं दिख रहा भाई तो कोई नहीं, फिर अपना लॉजिक लगाओ। तो यहाँ पे रखा इन्होंने, देखो इन्होंने कलर लिया है, देखो इनका जो कलर का विड्थ है 0.5 पॉइंट का है, फ्लैट है राउंड है, चीज़ें ध्यान दीजिएगा, हमारे में कुछ दूसरा दिखाई देगा। तो हमारे में फ्लैट राउंड है 0.75 है, इसे भी हम भी 0.5 करेंगे भाई, और यहाँ से हम भी ढंग का कलर ले लेंगे जो इन्होंने लिया हुआ है, कुछ ऐसा ही। ठीक है, बन गया लगभग लगभग। और ये सॉर्टिंग करनी है तो इसको सॉर्टिंग कर दोगे, नहीं तो ऐसे भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी। इनमें जो चीज़ें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, सी है, फिर आई है, के है, एम है, तो आप चाहो सॉर्टिंग करना तो सॉर्टिंग कर लो, नहीं सॉर्टिंग कर रहे तो दैट्स एनफ कि फिर भी ये भी सही है, कोई ख़राब नहीं है। ये थोड़ा फॉन्ट अच्छे से मैच करा लेना, ब्लैक है हमारा फॉन्ट, थोड़ा बदला हुआ है, तो आप देखना आपको मतलब लगे, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंगली इतना काम चलाऊँ ठीक ठाक है, चल जा रहा है। तो थोड़ी इसकी मोटाई ज़्यादा है, हमारी मोटाई कम है भाई, तो हम इसकी मोटाई थोड़ा बढ़ाएंगे। तो देखो इस पे डंडे पे माउस रखो, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, देखो इसका कितना है इसे देख लो, इसका है 0 और 100 है भाई। ठीक है, तो हम भी 0 और 100 रखें, तो देखो हमारा 182 है। ठीक है, आ गया वाला वही वाला स्टाइल ना, उतना ही मोटा। तो नकल मार मार के देख देख के बना सकोगे। अब जब काम करोगे तो आपको ऐसा मिलता है, उनको एक बना बना टेम्पलेट देंगे कि इसी में से देख के करना है, तो उसी में से देख देख आप भी करोगे। अब रही बात इसकी ऑर्डरिंग करने की, तो इसमें ऑर्डरिंग का हो सकता है कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल भी जाए आपको शायद। अच्छा, तो देखो यहाँ पे ऑर्डरिंग मिल रहा है हमारा जो है, देखो ये ऑटोमेटिक है, और इनमें हॉरिजॉन्टल और इनमें है ऐट कैटेगरी नंबर, इसमें ध्यान से देखो, तो ये ऐट मैक्सिमम कैटेगरी है, तो हमारा भी वही कर देंगे ऐट मैक्सिमम कैटेगरी। हो गया फिर, अच्छा सॉरी उल्टा हो गया। एट कैटेगरी नंबर 7 था उसमें, पता नहीं। नहीं ये मेरा एक नीचे वाला एक्स एक्सिस ऊपर चला गया था। ठीक है, दो चीज़ें करी मैंने, कैटेगरी रिवर्स ऑर्डर में किया, यानी कैटेगरी को हमने उल्टा किया, और एक कर दिया मैक्सिमम कैटेगरी नीचे, तो हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम कैटेगरी को सही करते फिक्स हो गया। ये फॉन्ट मेरा अभी भी इस फॉन्ट से खुश नहीं हूँ, इनका फॉन्ट ब्लैक है, तो हमें भी ये अपना फॉन्ट ब्लैक रख लेना चाहिए। तो ये चीज़ें ईजी है, कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो लाइनिंग वाला है भाई, ब्लैक ही ले लो आप भी। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें लगभग ठीक ठाक। अच्छा है, हमारे में नीचे एक लाइन नहीं है एक्स एक्सिस वाला, बाकी इतना चल जाएगा। अगर आपको लगता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो, थोड़ी बहुत और मॉडिफाई करना है तो कर लो। इनका भी कैप टाइप देख लो, इसमें से देख लिया करो क्या क्या इन्होंने लिया है, हम क्या क्या नहीं ले रहे हैं। तो डैश टाइप में इन्होंने क्या लिया भाई, पहला वाला डंडा लिया है, तो यहाँ पे था भाई, इसमें आ रहा है। अच्छा, ये पेंटिंग वाले में है, ये कंट्रोल, हमारा कंट्रोल भाई पेंटिंग वाले में हमारा भी चला जाए, और डैश टाइप में ये पहली वाली लाइन ले लो, आ गया इनके जैसा। तो इस तरीके से देख देख के चीज़ें मैनेज करोगे। अब जब ये आपका चार्ट बन जाएगा तो जहाँ पे इकट्ठा दिखा रहा है, इस चार्ट को कॉपी करके ले जाके वहाँ पे लगा लीजिए एक नई शीट में, उसी को देख देख के बनाने की कोशिश करिएगा आप भी। ये बन गया। अब सिमिलरली इसमें जो मुझे जो लग रही है आपको चैलेंजिंग वाली, वो इस बात का खाली लग रहा है, ये वाला चार्ट। इस वाले चार्ट में देखो दो चीज़ें वो बता रहा है, एक तो बता रहा है कि सम ऑफ सेल्स कितनी है और काउंट ऑफ सेल्स वैल्यू क्या है। ठीक है, दो चीज़ें बता रहा है वो आपको। देखो ना समझ में किसने ये वाला चार्ट कहाँ से लेकर ना, इस चार्ट पे माउस रखो और चले जाइए डिजाइन में और देख लो सेलेक्ट डेटा, ये चार्ट खुद कहाँ से आया है। तो इसमें देखो ये बता रहा है कि ना पीवट वाला शीट करके, पीवट टेबल 4 वाली से आ रहा है। ये कौन सी शीट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की शीट से आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा है भाई, ये है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो इस पीवट में देखो इन्होंने दो चीज़ें लेके बनाई है, तो बस बना लो आप भी चार्ट, यहाँ पे रखो माउस
इंसर्ट में जाइए और आप यहाँ पे चार्ट ले लीजिए। उस चार्ट में दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपकी एक ही चीज़ें दिख रहा है, बट लेबल में दो चीज़ें ज़रूर दिख रही है। एक्चुअल में जो एलेक्स है, एलेक्स की दोनों चीज़ें बन रही हैं। देखो एलेक्स का जो सम ऑफ सेल्स वैल्यू और कितना एलेक्स ने सेल्स किया है, कितनी बार एलेक्स का नाम आया होगा इस डेटा में, इस डेटा में एलेक्स का कितनी बार नाम आया वो काउंटिंग है यहाँ पे। लेकिन वो दोनों एक ही एक्सिस पे बन रही है, जो वाई एक्सिस है ना इसी पे बन रहा है, तो वो एक के ऊपर दूसरी चार्ट ओवरराइड करे, इसलिए दिख नहीं रहा। तो अब दिखना है तो अब क्या कहोगे, अब एक के ऊपर दूसरा चार्ट बन रहा है भाई, तो आप कहोगे, देखो मेरा समझाने का मतलब यह है कि जो एलेक्स है ना, एलेक्स का आप यहाँ पे देखो 8353 बना है, ठीक है। ये सेल्स वाला बना इतना बड़ा, अब काउंट ऑफ सेल्स वैल्यू 14 है, 14 भी बना, इसके छोटा ही बना होगा 14, और ये बड़ा वाला चार्ट छोटे वाले चार्ट के ऊपर बड़ा है, तो छोटा वाला दिख नहीं रहा क्योंकि वो इसके नीचे दबा हुआ है। यहाँ पे आप देख के पता लग जाएगा आपको, दो बने हैं लेकिन दिख नहीं रहा मुझे क्यों। तो उस चार्ट का टाइप बदलो आप, ठीक है, उस चार्ट का आप टाइप बदलो। तो उस चार्ट का टाइप को लाइन टाइप चार्ट कर दो आप, अभी जैसे किए थे। तो सीरीज में जाना, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। तो देखो किसका वाला छोटा है, काउंट ऑफ सेल्स वाला, तो जो है काउंट ऑफ सेल्स वाला, इसे मैं लाइन चार्ट बोल रहा हूँ बदलने के लिए। तो इसे अपने लाइन चार्ट में बदल दो, लाइन विथ मार्कर्स किया मैंने। तो देखो ये बदल रहा है। अब ये देखो बहुत छोटा है, बदल तो गया लेकिन देखो बहुत छोटा है, देखो छोटा है, ये इसी पे फैला हुआ है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखोगे भाई तो 2000 जीरो के बीच में बहुत छोटी सी 14 नंबर बनेगी, है ना। तो उठते हुए ये दिखेगा ही नहीं आपको, लग रहा है सारे जीरो पे ही चल रहा है, बट जीरो नहीं होगा, ध्यान से समझोगे तो 14 होगा, 12-14 होगा, बट बीइंग स्मॉल नंबर ना, इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा। बात समझ आ रही मेरी। तो एक काम करो ना, इसका ना एक्सिस इधर बना दो और इसे छोटा वाला एक्सिस बना दो एक। इसी पे माउस रखा आपने, जैसे बनाया था वैसे ही करो। चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे आओ और यहाँ पे कह दो ना सेकेंडरी एक्सिस बना देना मेरे लिए। देखो एक इधर में प्रीव्यू में दिखाने लगा 2 4 6 8 10 ऐसे। अब देखो बन गया। अब जो छोटा वाला चार्ट इस पे बनेगा ना 14 है, तो देखो जो पहला वाला 14 है, तो 14 ये वाला ना एक्सिस इससे पॉइंट आउट कराओगे तो 14 है ना। देखो एलेक्स का काउंट ऑफ सेल्स वैल्यू 14 है, ये चीज़ें इधर से रीड आउट कर रहे हो। और जो सेल्स वाली है, सेल्स का एक्सिस ये इधर है, वाई एक्सिस काउंट के लिए इधर है। बात समझ आई मेरी? तो देखो इन्होंने कैसे बनाया है, इन्होंने ऐसे ही बनाया है। लेबल दिखा दो तो देखो इन्होंने 5-5 का इंक्रीमेंट किया। इसे कॉपी कर लिया करो, बेस्ट रहेगा। और इसी को नकल मारना अच्छे से, क्योंकि इसका चार्ट अच्छा बना है, तो वही चीज़ें आपको भी करनी है। ग्रिड लाइन हटा दो, तो जब आप बनाते रहोगे उस टाइम में आपको अच्छा फील होगा, बीच की पीछे की कटपिट नहीं आएगी। तो देखो हमारे में ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन को हटा देना आप। तो इसको हमें करना है, इसका जो मेजर है वो गड़बड़ है, तो हम भी इसे कहेंगे भाई तुम मेजर ना 2-2 से इंक्रीमेंट मत करो, 5-5 से इंक्रीमेंट करो। तुमने यहाँ पे आके 5 बोल दिया, ठीक है। देखो मस्त बन रहा है जो टिक मार्क बनाया है, तो हम भी कह देंगे भाई तुम भी टिक मार्कर लगा लो। तो ये आउटसाइड में है ना, किधर को चल रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ना समझ आया तो इनके वाले को देख लो, ये वाले किस तरीके से चला रहे हैं। नन है, टिक मार्क है, नन है, लेबल है, इनका तो यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। हमारा भी यही है, कुछ नहीं बदल रहा इसमें तो। अच्छा लाइनिंग में है गड़बड़ी, तो लाइनिंग में हम कह देंगे भाई ये वाली लाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। हो गया ना, लाइनिंग की थी। तो इस तरीके से देख देख के नीचे भी लाइनिंग डालोगे भाई। देखो इसमें लाइनिंग, हमारे में लाइनिंग नहीं, बीच में टिक टिक करके है। तो आपको भी वैसे ही करने का मन करे तो वैसे आप भी कर लो अपने लिए, और टिक मार्क लगवा लेना भाई, टिक मार्क मिलता है आपका इसमें। तो 1-2 बार एफर्ट्स लगाओगे जो चीज़ें हो जाएंगी।
और ये चीज़ें ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा ऐसा है कि इसके बिना आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा, बट थोड़ा वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आपको भी वैसा ही बनाना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। टिक मार्क आ गया? अच्छा टिक मार्क नहीं है अभी तक, लाइनिंग भी नहीं आई, सॉरी यार। तो देख लेना अच्छा कहाँ से लाइनिंग आ रही कहाँ से नहीं, ये कलर वलर भर लेना आप अच्छे से, मोटाई वोटाई सेट कर लेना। बाकी यहाँ पे लेबल वोबल दिखा देना, जो चीज़ें हटानी होगी तो यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा। देखो जब ये इससे बनता है ना तो ये चीज़ें आती है, तो इससे घबराना नहीं है, किसी भी एक बटन पे राइट क्लिक करो, हाइड ऑल कर दोगे, ये हाइड हो जाएगा बस। जो चीज़ें यहाँ पे है, अब देखो ये अलग अलग चार्ट्स अलग अलग पीवर्ड से बन के जा रहा है। तो पिछला जैसे ये वाला चार्ट है, अभी मैंने पिछला वाला चार्ट किस पे बना के दिखाया, यहाँ पे दिखाया था। तो देखो ये चीज़ें स्लाइसर से कंट्रोल करनी होगी, तो जिससे स्लाइसर बनाओगे तो स्लाइसर बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पे बनेगा भाई। अब स्लाइसर मेरा दोनों पे कंट्रोल करवाना है, तो ये तो देखो उनका था, उनके वाले को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ मैं। अब जब वहाँ पे ले जाके सारे चार्ट्स को विजुलाइज को इकट्ठा दिखाओगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब वहाँ पे ले जाके सारे चार्ट्स को दिखाओगे तो जो आपका स्लाइसर चलेगा, स्लाइसर एक ही पे चलेगा। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे स्लाइसर बनाऊँ तो स्लाइसर ऐसे रख के बनाऊँगा तो स्लाइसर बनेगा नहीं, क्योंकि स्लाइसर को पता ही नहीं चलना है कि किस पे चलना है। तो किसी एक के ऊपर रखोगे तो स्लाइसर को समझ आएगी कि मुझे इसके ऊपर बनाया जा रहा है। अब देखो जो स्लाइसर का कंट्रोल दिख रहा है, स्लाइसर आ गया, तो स्लाइसर खाली इसी पर काम करेगा, इस पर नहीं काम करेगा। तो देखो जैसे मैं स्लाइसर लगाया मैंने, तो मैं स्लाइसर लगाता हूँ मैं ईयर वाइज, तो ईयर मेरे मेन डेटा में है तो ईयर तो आएगा, क्योंकि सारे डेटा, ये डेटा इस पीवट से आया और ये पीवट उस स्लाइसर से आया, उस मास्टर डेटा से आया है, जो रॉ डेटा यहाँ पे है, डेटा के अंदर है। तो मैं ईयर पे लगाया एंड देखो जो मेरा स्लाइसर बन गया। तो स्लाइसर देखो खाली इसी को फिल्टर आउट करेगा। अच्छा कर रहा है इसको देखो नहीं करेगा, अगर हो सकता है बाई चांस ना भी करे, नहीं करेगा तो आपको देखो मैंने बताया था इसका नाम क्या है, ये कौन से पीवट से आ रहा है, ये आ रहा है इस पीवट से। तो देखो इस पीवट का नाम क्या है, ये नाम आपको देखना पड़ेगा। यही था, हाँ यही था। तो देखो, अरे नहीं ये नहीं था भाई, स्लाइसर, हाँ ये है मेरा। देखो इसका नाम भाई ये आ रहा है आपके इस वाले पीवट से। तो इस पीवट का नाम देखो क्या है, इस पीवट का नाम है पीवट टेबल 4। ये कहाँ से आ रहा होगा, इसका भी कुछ नाम होगा। तो कहाँ से लाया मैंने इसे, ये है सेल्स पर्सन वाइज, ये यहाँ से आया है कुछ ऐसा। तो इसका नाम देख लो, पर्सन वाइज, हाँ एनालाइज में इसका नाम है पीवट टेबल 4। नहीं उसका नाम कुछ दूसरा था, दोनों का नाम नहीं सेम हो सकता। पीवट टेबल 4 इसका भी नाम है। पीवट टेबल 4 इसका, दोनों का नाम सेम कैसे हो सकता है, पीवट टेबल 4 इसका भी नाम पीवट टेबल 4। चलो कोई नहीं, अच्छा चाहे कुछ भी होगा अभी देख लेंगे हम। अब स्लाइसर पर माउस रखिए, ऑप्शन में जाना और रिपोर्ट कनेक्शन पे चले जाना। अच्छा सेम डिफरेंट शीट में पीवट टेबल का नाम बता रहा है। तो देखो यहाँ पे आप इसे देखोगे अपने स्लाइसर को, तो जो स्लाइसर बताएगा कि किससे कनेक्ट हूँ। तो जैसे मैं इस स्लाइसर को मैं इससे डिस्कनेक्ट कर दूँ, तो ये स्लाइसर इसे फिल्टर आउट नहीं करेगा, इसी को खाली फिल्टर आउट करेगा। अब इसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। अरे ये भी छूट गया। तो इसी तरीके से आप कर लोगे यहाँ पे जिसको कनेक्ट करोगे भाई। अच्छा पीवट टेबल 4 ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से आया ना, रीजन से, हाँ रीजन से, ये रीजन से था तो इसका नाम पीवट टेबल 4 है, कनेक्ट कर दिया। और ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाले को डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं।
हाँ डिस्कनेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये देखो इस पर फिल्टर चल रहा है, इस पर नहीं चल रहा है, ये अकेला बैठा है उधर ही। तो जब बनाओगे तो ये कई बार नहीं होगा, तो आप ऐसे उससे जाके कनेक्शन दोगे, फिर वो भी देखो कनेक्शन देते ही वो भी चल पड़ेगा आपका। अब की बार चेक किया, ये चल पड़ेगा। अब देखो नीचे वाला भी फिल्टर आउट होने लगा। तो इस तरीके से ये करना, आप एफर्ट लगाना है ये वाला होमवर्क करने की, ऐसा ही बनाने की। इसमें बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ रिवीजन होगा। बाकी कोई चैलेंजेस होगी तो पूछना मेरे से। एक और बताऊंगा मैं कुछ और इससे मिलता जुलता चार्ट्स को लेकर थोड़ा। बाकी दैट्स एनफ। चार्ट्स आपको इंटरव्यू में नहीं दिया जाता। अगर वो चार्ट्स देगा इंटरव्यू में करने के लिए तो टाइम ज़्यादा देता है, क्योंकि चार्ट्स में देखो कुछ है नहीं। जो चीज़ें आप ये चीज़ें ऐसे करके लेके आ रहे हैं, मैं पीवट से कर रहा हूँ। अगर आपका मन करता है कि मैं फॉर्मूला से सारी चीज़ें कैलकुलेट करूँगा, मैं सम इफ लगाओगे, जो कुछ भी करना है, तो जो सम इफ, फिर इसका क्या करोगे, जे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनिक निकालोगे और इसके अगेंस्ट में सम इफ लगाओगे। फिर सम इफ लगाने के बाद जो कुछ भी करना होगा आप वहाँ पे मतलब कि एक एक चीज़ें करके करोगे। मैं रिमूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ डुप्लीकेट। तो अब यहाँ पे सम इफ लगाओगे सेल्स का, तो हर एक यूजर का सेल्स बताओगे, फिर काउंट इफ भी लगाओगे। तो ऐसे भी करना चाहो वैसे करो, पीवट से करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है।